संसद की नई इमारत में जब इलाहाबाद के संग्रहालय से खोजकर लाए गए सेंगोल को स्थापित किया गया, उस वक्त इस पर विशद चर्चा हो गई देश में। इसके पक्ष में तर्क आ गए, इसके विपक्ष में तर्क आ गए, और लगा कि विषय समाधान तक पहुंच गया। सेंगोल क्या है और वो संसद में क्यों स्थापित हुआ, इस पर व्यापक बहस हुई उस वक्त। और इस पर भी चर्चा हुई कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेता ने भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इस सेंगोल को स्वीकार क्यों किया था। भारत की प्रभुसत्ता, एक सार्वभौम भारत, शक्ति संपन्न भारत, स्वतंत्र भारत, इन्हीं सब के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल जी ने सेंगोल को ग्रहण किया था, और तो कोई मंतव्य नहीं था। चर्चा उस वक्त भी यही आई थी कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया, इसके लिए कोई एक स्थूल प्रतीक चाहिए। तो तमाम खोजबीन के बाद चोल वंश का ये जो प्रतीक चिन्ह है सेंगोल, उसको जवाहरलाल जी के हाथों में दिया गया। तब इसलिए नहीं दिया गया सेंगोल कि इसका कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है, इसका कोई अगड़ा पिछड़ा एंगल है ना, इसका कोई सेकुलर और कम्युनल एंगल है नहीं। ऐसा कोई एंगल होता तो जवाहरलाल जी इसको स्वीकार क्यों करते। उनके पास मना करने का साहस भी था, ऐसा भी नहीं था कि साहस नहीं था उनको किसी चीज के लिए इनकार करने में। चीजों को समझते थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति दी कि हां, तमिलनाडु के साधु संत आकर उनको सेंगोल दें पूरे विधि विधान के साथ। इसमें क्या आपत्ति थी। ना जवाहरलाल जी के समय आपत्ति होनी चाहिए, ना संसद में सेंगोल हो तब आपत्ति क्यों। हर चीज के लिए एक प्रतीक होता है। भारत की प्रभुसत्ता का प्रतीक ये सेंगोल अगर है, और जिस आशय से जवाहरलाल जी ने उसको ग्रहण किया था, तो उसको संसद में ही होना चाहिए। क्या जवाहरलाल जी ने उस सेंगोल को इलाहाबाद के राजकीय संग्रहालय के किसी धूल खाते डब्बे में रखने के लिए थोड़ी ना लिया था। नहीं, वो भारत के स्वतंत्रता के जयघोष का प्रतीक चिन्ह था। वैसे समझ लीजिए जिसे मुहर होती है राष्ट्रपति की, जो ऐसे करके लगती है, वो है तो सामान्य मुहर, लेकिन वो भारत की सर्वोच्च प्रतिष्ठान का प्रतीक चिन्ह है। इसमें क्या समस्या है। लेकिन इस बार फिर सेंगोल पर संग्राम हो गया। नई 18वीं संसद चुनकर आई, शपथ ग्रहण निपटा, और अचानक से समाजवादी पार्टी के एक नवनिर्वाचित सांसद ने, आर.के. चौधरी ने, एक चिट्ठी लिख दी स्पीकर साहब को कि सेंगोल हटाओ। सेंगोल क्यों लगा दिया, ये कोई राजे रजवाड़ों का काम है क्या। अब तो लोकतंत्र है और यहां पर संविधान की प्रति लगाओ। अब इस पर कोहराम मच गया, संग्राम हो गया। एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और बीच में सेंगोल। सेंगोल पर कोहराम क्यों, यह प्रश्न बड़ा जेन्युइन है। और जो लोग आज सेंगोल पर कोहराम के पाले में खड़े हैं, क्या वो ये साहस करेंगे कि वो कहें कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिया ही गलत था अपने हाथ में, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए था सेंगोल। पहले ये बोलिए, तब इसकी आलोचना करिए कि नरेंद्र मोदी सेंगोल को लोकसभा में क्यों ले आए, संसद में क्यों ले आए। पहले इसकी तो आलोचना करिए कि नेहरू जी ने गलत लिया था।
उनको कोई कागज पत्र हाथ में ले लेना चाहिए, तो सेंगोल क्यों लिया? जो चोल वंश में जब राज्याभिषेक होता था तो वो राज्य के शक्तियों के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में ये सेंगोल स्थापित हुआ। हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल कर रहे थे, इसलिए सेंगोल जवाहरलाल जी के हाथ में आया। अब ये नहीं हो सकता कि जवाहरलाल जी ने ठीक किया और मोदी ने गलत किया, ये तो नहीं चलेगा। सेंगोल तो एक ही है। अगर तब सेंगोल कम्युनल नहीं था, अगर तब सेंगोल अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में नहीं था, अगर तब सेंगोल संविधान विरोधी नहीं था, तो अब कैसे हो गया? ये लोकसभा में सेंगोल हटा के संविधान की कॉपी लगाई जाए, संविधान की कॉपी लोकसभा में लगे, अच्छी बात है, लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सब सभाओं में लगनी चाहिए, लोकसभा क्या विधानसभा क्या, सब में लगाइए। और संविधान तो वैसे भी धारण करने की चीज है। जो संविधान में लिखा है उसको धारण करने की जरूरत है, किताब लगाने की बहुत जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर है तो किताब भी लगनी चाहिए, लेकिन सेंगोल को हटा के किताब क्यों लगाई जाए, ये तर्क नहीं समझ में आ रहा। अगर नेहरू के समय में सेंगोल सही था तो मोदी के समय में सेंगोल गलत कैसे हो जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी ने गलत नंबर डायल कर दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तमिल की महान संस्कृति का अपमान कर दिया है। हजारों साल पुरानी जो तमिल की महान संस्कृति है, आध्यात्मिक चेतना है, योगी जी कह रहे उसका अपमान कर दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी के सांसद ने। अब ये नया एंगल आ गया, सेंगोल से दक्षिण के तार जुड़े हैं, उसकी संवेदनाएं जुड़ी हैं, इमोशनल अटैचमेंट तमिलनाडु का विशेष तौर पर, क्योंकि तमिल लोग इस बात को इस पर गर्व था कि भारत की स्वतंत्रता जब आई तो उस स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उनके सेंगोल को ग्रहण किया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, पंडित जी ने। अब उस सेंगोल पर आक्रमण होगा, हमला होगा, तो स्वाभाविक है तमिल चेतना को झटका लगेगा, कष्ट होगा। उसी दुखती रग पर हाथ रखा है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु की महान संस्कृति का सार्वजनिक तौर पर अपमान हो रहा है, राजनीतिक कारणों से अपमान हो रहा है। अब भविष्य में क्या होगा नहीं होगा तो बाद की चीज है, लेकिन ऐसे महान प्रतीकों के साथ ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस भाव को समझना चाहिए जिस भाव से नेहरू जी ने इसको ग्रहण किया था, वही इसका मूल तत्व है, वही इसका सत्व है सेंगोल का। और उसी परम पवित्र भाव के साथ सेंगोल लोकसभा में विराजित हुआ। लोकसभा क्या, भारत की शक्ति की, सामर्थ्य की, चेतना की सबसे बड़ी सभा है। वही तो सेंगोल है, भारत की शक्ति की, सामर्थ्य का प्रतीक ना। स्वतंत्रता का उद्घोष वहीं से हुआ। तो अब सेंगोल पर ये दो दो हाथ क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीतिक एजेंडा है? और एजेंडा है तो फिर वो ऊंट किस करवट बैठेगा, दाएं की बाएं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? क्या रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं?
मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे, जब पहली बार लगा था प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो संसद में सेंगोल पर संग्राम 18वीं लोकसभा में भी आ गया। समाजवादी पार्टी से सांसद आर.के. चौधरी ने शपथ लेते ही स्पीकर को पत्र लिखकर सेंगोल की जगह संविधान की बड़ी प्रति लगाने की मांग की और कड़े शब्दों में सेंगोल लगाने को भी गलत ठहराया और कहा, यह राजा महाराजाओं की निशानी है, लोकतंत्र की नहीं। लोकतंत्र में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस टाइम में, अभी वो भूले नहीं। तो आर.के. चौधरी चूकने वाले नहीं हैं। ये जो सेंगोल का टॉपिक है, इसको निश्चित तौर पर हम हंगामा के साथ उठाएंगे और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। संसद पर सेंगोल हटाने को लेकर बीजेपी ने सपा सांसद आर.के. चौधरी को देश की संस्कृति और रामचरितमानस के अपमान की याद दिला दी। साथ ही एक बार फिर बीजेपी को सेंगोल में नेहरू की याद आ गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला सब कुछ बोले, मगर ये नहीं बताया कि आर.के. चौधरी ने सेंगोल की जगह जो संविधान की प्रति लगाने की मांग की है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है। पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों ने भी सेंगोल पर आर.के. चौधरी को घेरा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जब सेंगोल स्थापित हो रहा था तब वो क्या कर रहे थे, जबकि सपा के पुराने सहयोगी और एनडीए में नए शामिल हुए जयंत चौधरी ने भी अलग ही तर्क दे डाला और कहा कि ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सपा सांसद कर रहे हैं। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सेंगोल पर विवाद बढ़ता देख खुद अखिलेश यादव ने कमान संभाली और कहा कि उनकी पार्टी के सांसद ने सेंगोल हटाने को लेकर जो पत्र लिखा है उसमें गलत ही क्या है। जब पीएम ने इस बार शपथ ली और सेंगोल पर मत्था नहीं टेका तो हमारे सांसद को लगा अब सेंगोल को पीएम ही भूल गए हैं, तो उन्होंने उस पर पत्र लिख दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। वहीं सीएम योगी ने सपा पर पलटवार करते हुए सेंगोल को तमिल संस्कृति से जोड़ दिया। कहा कि सपा तमिल संस्कृति से नफरत करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेंगोल पर फिर से सियासी संग्राम ही है, क्योंकि जब सेंगोल को नई संसद में ठीक 1 साल पहले स्थापित किया गया था, विवाद तब भी उठा था, लेकिन 2-4 दिन से ज्यादा ना तो चर्चा का विषय रहा और न ही कोई इसका बड़ा असर दिखाई दिया। अब जब सपाई खेमे से सेंगोल पर नया विवाद उठाया गया है, उस पर सवाल यह है कि आखिर सेंगोल पर संग्राम क्यों? सेंगोल पर संग्राम क्यों? मेहमानों से आपका परिचय कराएं और बहस को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक छोटा सा अवकाश ले रहे हैं, 15 सेकंड में वापस आ रहे हैं। एक विज्ञापन है, देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer.
to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों का परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण जी का स्वागत है। आरएलडी से अभी जुड़ेंगे रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में। आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे बात शुरू करते हैं। सेंगोल हटाओ संसद से, आपके सांसद ने ये मांग की, चिट्ठी लिख दी। अखिलेश जी ने उस मांग को उस रूप में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने सेंगोल को प्रणाम नहीं किया, इसलिए इन्होंने ऐसी बात कह दी होगी। ये जब स्थापित हुआ था तब इस पर पक्ष विपक्ष में जो कुछ तर्कावली होनी थी वो हो चुकी थी। अचानक से फिर सेंगोल आपकी पार्टी को कैसे याद आ गया? इसके पीछे कुछ राजनीतिक मंशा? आशीष जी। जहां तक मैं आर.के. चौधरी जी की बात को समझ पाया हूं, उन्होंने ये कहा कि इसको हटा करके बेहतर ये होगा कि हम संविधान की जो या तो उसकी प्रतिमा इस तरीके से लगा दें कि वो रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पार्लियामेंट लोकतंत्र का प्रतीक है और कोई भी ऐसा चिन्ह जो लगाया जाए जो लोकतंत्र का प्रतीक हो। तो अगर हम उस नजरिए से उसे देखते हैं, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की तस्वीर वहां लगाते हैं, तो मैं समझता हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी या किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जो बयान आए कुछ कि इसका अपमान हो गया या उसका अपमान हो गया, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। बहुत सी चीजें हैं जिनको आप संग्रहालय में रख सकते हैं, जिनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने एक अच्छा सुझाव दिया तो उस पर चर्चा कर लें, सोच लें। अगर समझ में आए तो लगा दें, नहीं समझ में आए तो ना लगाएं, वो एक अलग विषय। ये कहना किसी का अपमान करना है। आशीष बाबू, दो बातें यहाँ खड़ी होती हैं। एक तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये राजा का डंडा है, तो पहले साथ में ये बोलना चाहिए सपा को कि नेहरू जी ने राजा का डंडा थामा था। पहले ये तो बोलो, इसके बाद ये बात इस्टेब्लिश होगी। क्या नेहरू जी को इतना बौना समझता है कोई कि वो राजा का डंडा थाम लेंगे लोगों से? ये देश की आजादी के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था पंडित जी ने। उस समय के दस्तावेज देखिए, उस समय के वक्तव्य देखिए। राजा का डंडा और राजा की छड़ी के रूप में तो नहीं स्वीकार किया था। उनके पास छड़ी की कमी थी क्या? और वो छड़ी जब देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी छड़ी लेके थोड़ी चलते थे भाई। और दूसरी बात, कहा गया इसमें राजशाही दिखती, राजशाही। हमने भारत का जो राज चिन्ह लिया वो भी राजशाही से लिया। अशोक की लाट राजशाही से ही आई ना। ऐसा तो नहीं कि वो गुड्डू और पप्पू ने अपने घर में बना ली थी, नहीं ना। अशोक की लाट भारत का प्रतीक वही है ना। भारत की संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, सबका प्रतीक क्या है? अशोक की लाट। वो कहां से आई है? वो कहां से आई है? वो न सेकुलर है, न कम्युनल है, न हिंदू है, न मुसलमान है। वो भारत की शक्ति और सामर्थ्य की उद्घोषणा है मित्र। प्रेम नारायण जी, ये अगर नेहरू के समय में ये भारत के स्वतंत्रता के उद्घोष का प्रतीक था सेंगोल, जिसके चलते पंडित जी ने इसको ग्रहण करना स्वीकार किया था पूरे विधि विधान के साथ। अन्यथा पंडित जी मना कर सकते थे। ऐसे कई अवसर हैं जिनमें पंडित जी ने चीजों से के लिए मना भी किया है कि भाई मेरी इसमें आस्था नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार हुए। वो चीज आज 2023 में या 24 में चूंकि मोदी कर रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगी, या मोदी ने किया इसलिए गलत हो जाएगी। पंडित जी करें ठीक जी। मैं थोड़ा सा सबके नजरिए से
मुझे अपने आप में बड़ा अटपटा लगता है। हम लोग कल से एक चर्चा पे लगातार ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने कहा सेंगोल हटाया जाना चाहिए। अरे डिबेट इस पे भी करिए कि बीजेपी ने क्या कहा, देश ने क्या कहा। उन्होंने ये भी तो कहा कि संविधान रखना चाहिए, उस पर किसी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया भाई? लोकतंत्र के मंदिर पर अगर उन्होंने संविधान रखने की भी बात की, उसमें कोई डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? लोकतंत्र के मंदिर में देखिए, पहली चीज अमिताभ जी, एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए। 543 सांसद वहां बैठते हैं, वर्तमान में 542 है। किसी एक सांसद ने अपनी राय व्यक्त कर दी, वो ना तो सभाध्यक्ष है ना सब कुछ, उसने अपनी राय व्यक्त कर दी, तो क्या इस देश में कोई राय व्यक्त भी नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन जो चारों तरफ एक माहौल बना दिया, अपमान हो गया, इसका अपमान हो गया, उसका अपमान हो गया, तो जो 542 सांसद संविधान की शपथ लेकर के कार्रवाई शुरू करते हैं, उसमें से एक सांसद ने संविधान के बारे में बात कर दी, तो किसी की प्रतिक्रिया संविधान के बारे में क्यों नहीं आ रही? मेरा तो सवाल आपके चैनल के माध्यम से यह है कि जो आर.के. चौधरी ने कहा कि आज संविधान स्थापित होना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? वो संविधान स्थापित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? वो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? या उनकी नजर में संविधान का कोई स्थान नहीं है? ठीक, सीरियस बात है जी। ठीक, आप रुक जाइए। एक व्यक्ति की राय है, ठीक, 542 में एक की राय है। एक मिनट रुक जाइए। एक ही व्यक्ति की राय पर चर्चा होगी भैया, और अभी तो एक ही राय रखी, उस पर नेता सब बोल रहे हैं, इसलिए ये कह के खारिज मत करिए कि एक व्यक्ति की बात है, हटा तो नहीं। और दूसरी बात, एक मिनट प्रेम नारायण भाई, दूसरी बात, अरे रुको भाई, दूसरी बड़ी बात ये, संविधान की प्रति जहां जहां सम्मानित स्थान हो वहां सब जगह लगनी चाहिए। भारत में कौन उसकी खिलाफत कर सकता है? ये देश संविधान से ही चल रहा है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। जब संविधान को लांघने की एक बार कोशिश हुई 75 में, तो देश ने उसके विरुद्ध जनादेश दे दिया। संविधान को कौन माई का लाल लांघ सकता है? बहस इसलिए नहीं हो रही प्रेम नारायण जी, आपने चीजों को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। इस संविधान की प्रति वहां लगे, मेरे ख्याल से पूरे देश का मन इसके साथ होगा, लेकिन उसी जगह लगे जहां सेंगोल है, सेंगोल हटा के लगे। जैसे हमने कहा भाई शंकर जी की मूर्ति हटा के हनुमान जी की लगे, शंकर जी के बगल में हनुमान जी की मूर्ति नहीं लग सकती, वरना पहले शंकर जी की हटाओ फिर हनुमान जी की लगाओ। रार यहां से पैदा होती है, टकराव यहां से शुरू होता है। प्रेम नारायण जी, मुझे लगता है अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि ये टकराव क्यों। आनंद दुबे जी, जब ये सेंगोल लोकसभा में स्थापित हुआ, एक मिनट प्रेम जी, अब दोबारा में आएंगे, अभी नहीं, जब ये स्थापित हुआ था तब भी इस पर तमाम विमर्श हुआ था, तमाम अपने अपने तर्क रखे गए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई संविधान वहां उसकी एक सुसज्जित प्रति वहां लगाई जाए, इस पर भाजपा नहीं बोल रही है, सेंगोल को विवाद में बोल रही है केवल। आनंद जी। अमिताभ जी, देखिए, सत्यता यह है कि सेंगोल तो सिर्फ बहाना है, सनातन और भारतीय संस्कृति जो है इनका निशाना है। और ये पहली बार नहीं, लगातार इसका प्रयास समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के जो इनके सहयोगी हैं वो करते हैं। अब ये सेंगोल की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राजा का डंडा है। आपने कहा ही कि अगर राजा का डंडा था तो नेहरू जी ने क्यों पकड़ लिया? दरअसल ये राजा का डंडा नहीं है, ये सिर्फ राजदंड नहीं है, ये तमिल का एक शब्द है सेम्मई, इससे ये बना है, और उसका अर्थ होता है सच्चाई, धर्म और निष्ठा। यानी सेंगोल जो है वो न्याय का प्रतीक, कि कोई भी जो सत्ता है, राजा है, वो न्यायवान हो, न्यायप्रिय हो, और जो बैठे वो न्याय के रास्ते पर चले, इसका प्रतीक है। और शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से नेहरू जी ने भी इसको लिया होगा, क्योंकि उस समय सी राजगोपालाचारी को यह काम मिला था कि सत्ता के हस्तांतरण के समय कौन सा ऐसा प्रतीक हो जो इस और एक मिनट आनंद, एक मिनट मैं इस चीज को और साफ कर दूं, कांग्रेस के लिए ये चीज जानना जरूरी होगा। सी राजगोपालाचारी बड़े नेता थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी के समधी थे, ये भी जानिए, बापू के समधी थे, ये भी जान लीजिए। हाँ आनंद जी। जी, राजगोपालाचारी बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास पे उनकी जबरदस्त पकड़ थी, तो उन्होंने पूरा अध्ययन किया, रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने नेहरू जी को यह सुझाव दिया कि ये एक चीज है सेंगोल,
जिसको हम इस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके सुझाव पे नेहरू जी ने अपनी मोहर लगाई और इस सेंगोल को लिया। अब यह सेंगोल का दुर्भाग्य था कि उसको बाद में एक छड़ी के रूप में एक म्यूजियम में रख दिया गया और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस प्रतीक को स्थापित कराया। और जब कराया भी तो अधीनम संप्रदाय के जो हमारे मठ के जो महात्मा थे उन्होंने आकर इसको स्थापित किया। और अधीनम जो समुदाय जो मठ है वो जो है पिछड़े वर्ग के जो हमारे लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये तो एक तरह से पिछड़ों का भी अपमान कर रहे हैं, तमिल सभ्यता संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं जी, संविधान हर जगह लगे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को यह काम बहुत पहले करना चाहिए, नहीं किया। कोशिश हम करेंगे कि हम इस काम जो कांग्रेस ने खराब काम किए वो सब हम ठीक करें, इसको भी करेंगे। और संविधान की जहां तक बात है ना, तो उसको अमल में हृदय में रखिए। उसके सिर्फ चित्र लगा देने से आपका काम नहीं चल जाएगा, जैसे आप लोग लहरा रहे हैं और एक ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए एक ही परिवार के 5-5 लोग, 3-3 लोग, 8-8 लोग कूद जा रहे हैं, तो बाकी लोगों को मतलब नहीं है। तो ये दिखावा बंद करिए। और एक चीज और कह दूं कि अगर आप संविधान को देखेंगे तो उसके हर अध्याय में चित्रों से शुरुआत हुई है। उसमें भगवान राम भी हैं, सीता भी हैं, नटराज भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राजा विक्रमादित्य भी हैं, सम्राट अशोक भी हैं, जैन तीर्थंकर भी हमारे हैं, गौतम बुद्ध भी हैं। तो तमाम राजे, रजवाड़े, हिंदू देवी देवता, अकबर, टीपू सुल्तान सब है उसमें। तो अकबर क्या राजा नहीं थे? टीपू सुल्तान क्या राजा नहीं थे? विक्रमादित्य क्या राजा नहीं थे? अशोक क्या राजा नहीं थे? तो फिर संविधान में राजवंश कैसे आ गया, उनके प्रतीक कैसे आए? और अशोक के चिन्ह की आपने बात की, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, फिर उसको क्यों लिया गया? देखिए ये सब बातें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए और झूठ बोलने के लिए। असल मकसद मैं आपको बता रहा हूं अमिताभ जी क्या है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह संसद में कोई सकारात्मक चर्चा न हो, इसलिए हमेशा इस तरह का बहाना ढूंढते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज करो जिसपे हंगामा खड़ा करो, और वहां से बाद में हंगामा खड़ा करो, संसद का सदन जो स्थगित हो जाएगा और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। ठीक है आनंद जी, आपके पास आएंगे दोबारा में। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता। रोहित जी का भी स्वागत है। दो बातें कहता हूं जो इस संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है देश के लिए। हमारे यहां धर्म ना शब्द सुन के लोग बिदक जाते हैं, लगता गुरु मिर्चे खाली। वो नादान है, उनको पता ही नहीं धर्म क्या है। सर्वोच्च न्यायालय, उसमें तो कोई ऐसा ही नहीं कि आरएसएस का दफ्तर चलता वहां अंदर, वो तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य द्वार के शीर्ष पर प्रेमरायन जी, आशीष भाई, लिखा है यतस धर्मो ततस जयो, जहां धर्म वहां विजय। उसको भी पेंट कर दें काला। जिस संसद में 70-72 साल देश चला है, जिस संसद से, उस संसद में, लोकसभा के सदन में अध्यक्ष के आसन के ऊपर प्रेम भाई लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। यानी ये सदन किसके लिए, ये अध्यक्ष का आसन किसके लिए? धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। ये गांधी और नेहरू का भारत करके गया था। आज आप लोग उनसे भी ज्यादा समझदार हो गए। बोले धर्म का प्रतीक है ये। हाँ, धर्म का प्रतीक है, होना चाहिए। धर्म, सत्य और निष्ठा, आनंद बता रहे थे उसका अर्थ क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मूल ध्येय वाक्य क्यों बनाया, यतस धर्मो ततस जयो? भारत की लोकसभा में सबसे बड़ा आसन अध्यक्ष का, अध्यक्ष के आसन के भी ऊपर, यानी भारत के संपूर्ण संसदीय जीवन में सर्वोच्चता पर हमने क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये संसद है। उस पर भी आपत्ति करना चाहिए था, नहीं कि भैया रे भैया ये धर्म कैसे लिख दिया? क्या नाम था? और मसला एक ये भी है कि संविधान की प्रति लगना चाहिए। मेरे ख्याल से भाजपा ने कहा कि सब जगह लगाओ, और
संविधान की मूल प्रति लगनी चाहिए और मूल प्रति में जो रेखा चित्र हैं हर अध्याय के बीच में, उनकी भी बड़ी बड़ी फोटो लगनी चाहिए। पुष्पक विमान पर भगवान राम विराजित हैं माता जानकी के साथ, वो भी लगना चाहिए। नहीं, क्या समस्या? रोहित अग्रवाल जी, सेंगोल पर फिर विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि भाई इसकी जगह ये हटाओ, ये तो राजा की छड़ी है, और इसकी जगह संविधान की कॉपी लगाओ। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि नेहरू जी ने राजा की छड़ी ली थी क्या। ये प्रश्न मैं जब पूछ रहा हूं तो कोई नहीं कह रहा। नहीं अमिताभ जी, विपक्ष ने मुझे लगता है इससे ज्यादा छोटा मुद्दा नहीं हो सकता था सस्ती लोकप्रियता के लिए जो आज विपक्ष ने उठाया है। इस तरीके का मुद्दा ये दिखाता है साफ तौर पे कि इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ विवाद करने के लिए ये जीत के जनता ने इनको भेजा है, इनको ऐसा लग रहा है। और जब ये पुनः जनता के बीच में जाएंगे तो जब ये हार के आएंगे तो ये कहेंगे जी हमने तो बहुत मुद्दे उठाए परंतु जनता ने पता नहीं क्यों नहीं हमें वोट दिया। इतने मुद्दे हैं जनता के, परंतु ये एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में भूमिका अपनी निभाना ही नहीं चाहते हैं। और ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए हर इनका दूसरा सांसद कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ छीछा लेदर करने में जुटा हुआ है। आप देखिए, एक आदमी कह रहा है जय फिलिस्तीन, उसको जय हिंद कहने से तकलीफ है, और जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, वो भी अपनी शपथ लेते समय। वो संविधान के दायरे में आता है क्या? उसके ऊपर गला सूख जाता है विपक्ष का जब पूछो तो। अरे भाई, फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर गंदगी मत करो, चले जाओ फिलिस्तीन के बॉर्डर पे, और अगर आने जाने के पैसे ना हो तो उसकी व्यवस्था हम करवा देंगे। सामाजिक संगठन बहुत है हमारे पास, हम सामाजिक संगठन से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इनको फिलिस्तीन भेज दो और वहां पे जाके बॉर्डर पे लड़ना चाहते हैं फिलिस्तीन के लिए। अरे किस तरीके की ओछी बातें करते हैं। और ऊपर से मसाला डाल दिया अखिलेश यादव जी ने। आज कह रहे हैं कि साहब ये सांसद जी जो हैं उनके अयोध्या से जीत के आए हैं, वो राजा अयोध्या है। अरे महाराज, लोकतंत्र के अंदर राजा ढूंढ रहे हैं ये सांसद के अंदर। अरे भैया, राजा अयोध्या तो भगवान राम ही रहने वाले हैं, पर कृपया लोकतंत्र में ये सांसद को राजा मत बनाओ भैया। विपक्ष से ये भैया हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि ये राजा मत बनाओ कम से कम ये सांसद को लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले आज उनको दिखाई पड़ रहा है कि सिंगोल से उनको दिक्कत हो रही है। दक्षिण भारत से इतनी नफरत क्यों? सिंगोल भारत की संस्कृति का प्रतीक है, और नए सदन में तो ऐसे सैकड़ों चीजें लगी हैं जो भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो गौरववान इतिहास रहा है भारत का, वो वहां पे कहीं ना कहीं दिखाती हैं। आज शायद यही कारण है कि विदेशों में जब इनकी सरकारें थी तो भारत की छवि थी कि सपेरों का देश है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को छुपा के रखना चाहते थे। और आज एनडीए की सरकार ने भारत की संस्कृति को उजागर करने का काम किया तो इनको दर्द होने लगा। ठीक है रोहित बाबू, अभी रुकना होगा, आते हैं दोबारा में। रोहित भाई अभी रुकना होगा, न्याय से नफरत। ठीक, अभी रुकना होगा। आशीष चतुर्वेदी जी, ये जो प्रश्न रोहित अग्रवाल ने उठाया ये भी मौजूद है, ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई राजा फर्रुखाबाद तक बोलते तो उसमें दूसरे किस्म की बहस होती, लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या यहां का कोई राजा नहीं हो सकता। नहीं, अव्वल तो लोकतंत्र में कोई राजा है ही नहीं, जो है वो लोक सेवक है। उसके लिए संविधान ने, और चूंकि आप लोग संविधान से ही संचालित हो पूरी तरह से, संविधान से इतर कुछ भी नहीं कहते सुनते हो, तो संविधान में तो एक शब्द है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। अखिलेश जी ने अवधेश प्रसाद जी को राजा अयोध्या घोषित कर दिया, और हिंदू मानस मानता है अनादिकाल से कि अयोध्या का राजा केवल एक, इसीलिए हम लोग कहते हैं राघवेंद्र सरकार, राजा केवल रामचंद्र। आशीष जी, और संविधान ने तो नाम लोक सेवक दिया था, तो यह भी कह सकते थे कि अयोध्या के लोक सेवक से मिलिए, नहीं? आशीष जी, पहली बात कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं अमिताभ जी। अखिलेश जी के कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि वो अयोध्या के राजा हो गए। वो अयोध्या के जो जनता है उसने उनको जिताया, इसलिए उनके दिलों पे जो राज किया उसके अभिप्राय में उन्होंने कहा कि वो वहां के राजा हो गए। नहीं, और क्योंकि तो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल साफ-साफ। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि राजा अयोध्या। आशीष भाई, कम से कम आपसे
नहीं, मेरे को बोल लेने दीजिए, फिर आप जी बोलिएगा, बीच में उनकी मत। बात आ जाए, रोहित भाई उनकी बात आ जाए आशीष जी की। जी आशीष जी। जी कहने का अभिप्राय ये रहा। अब जहां तक मैंने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना कि जो संस्कृति है उसका अपमान हो गया, हमने केवल संविधान की प्रतिमा वहां लगाने की बात की, किसी के अपमान की बात नहीं की। अभी हमने भी देखा कि अयोध्या में जो राम पथ बनाया गया उस पे गड्ढे हो गए और पहली बारिश में जो है वो धंस गया, तो क्या भगवान राम का अपमान नहीं कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? फिर तो हम उस तरह जोड़ते नहीं है उन चीजों को। मंदिर में पानी गिरने लगा है, कहीं दीवार गिर गई है, वो भी सब चीजें पब्लिक देख रही है और यही कारण है कि हम अयोध्या में जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आशीष जी हम कह रहे हैं वहां सड़क धंस गई, ठीक बात, दीवार ये रुक जाओ, दीवार गिर गई, इससे अवधेश प्रसाद राजा नहीं हो जाएंगे ना अयोध्या के? ये मामला बड़ा भावनात्मक रूप से गलत है। हम कह रहे हैं वहां तूफान आ गया अयोध्या में, फिर भी अवधेश तो राजा नहीं हो जाएंगे ना? फिर इस हजारों साल, एक मिनट, हजारों साल से जो करोड़ों लोग बोलते रहे, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय, क्या कंपटीशन होगा राजा रामचंद्र और अवधेश जी में? नहीं ना। अवधेश जी लोक सेवक निर्वाचित हुए हैं, नहीं? बिल्कुल सही बात है। और जहां तक अभी आपने कहा कि किसी ने जय फिलिस्तीन करके शायद जो है ऐसे बोला था, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। जय हिंद बोलना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। और वहां ये भी बात समझने की जरूरत है कि जो ऑफिशियल स्टैंड है इस देश की सरकार का वो फिलिस्तीन के साथ ही है। ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो सरकार ने समर्थन दिया है वो फिलिस्तीन को ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं आनंद दुबे के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं भैया, सरकार ने समर्थन दिया, उसके लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अंग्रेजी में रिलीज जारी कर दी, ठीक, एक वीडियो जारी कर दिया। ये उसका अर्थ ये नहीं कि संसद में शपथ लेते हुए भारत की लोकसभा के मंच से खड़े होकर बोलो फिलिस्तीन जिंदाबाद, तब तो फिर फिलिस्तीन जाना चाहिए नहीं? हाँ जी, मैंने तो पहले ही कहा कि वो गलत कहा। इसलिए मुझे लग रहा है इन चीजों से बचना चाहिए, है ना? भारत की संसद की शपथ ले रहे हो, भारत जिंदाबाद बोलो। और जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं। भारत ने समर्थन दिया नहीं दिया अलग छोड़िए, आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, आप जय हिंद नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये मसला थोड़ा गंभीर हो जाता है आशीष जी, और लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई, गांठ पड़ जाती है फिर बड़ी। आनंद दुबे जी भाई, अब वहां संविधान की प्रति भी लगवाई दो, और मैं तो कहूंगा संविधान में जो चित्र हैं उसके मूल प्रति में, हालांकि बाद में जो प्रतियां छपाई गई उनमें जानबूझकर उन चित्रों को विलोपित कर दिया गया जो मूल प्रति में आई थी, जिस पर इंक से हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र बाबू ने, जवाहरलाल जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, संविधान सभा के सदस्यों ने। मुझे लगता है देश को अच्छा लगेगा और संविधान के मानने वालों को और भी अच्छा लगेगा, कांग्रेस को, सपा को, सबको, कि वहां राम कृष्णा इस तरह के जितने चित्र हैं वो सब लगवा दीजिए। आनंद जी? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने ये कहा है और मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य चीज है। और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद ये हो कि जो मूल प्रति है संविधान की वो भी लगे और वो चित्र भी लगे, भगवान राम के, हनुमान जी के, माता सीता के, राजा विक्रमादित्य के, सम्राट अशोक के, और तमाम जो भी उसमें चित्र हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के, वो लगने चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। मुझे एक शेर याद आ गया कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये संविधान नहीं। तो इसके मूल को मन में रखिए। ये सिर्फ अलमारी में सजा लेने से नहीं होगा। जिनकी बात ये कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए अपने परिवार के ही लोगों को संसद में भेज दे रहे हैं? भाई, ये कौन लोग हैं जिन्होंने संविधान की हत्या करके देश को गुलाम बनाने की कोशिश की? इसी कांग्रेस पार्टी ने। और इनको आज सेंगोल से प्रॉब्लम है, राज चिन्ह से प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि जब इस देश आजाद हुआ और लुटियंस दिल्ली बनी,
यहाँ अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, शहंशाह रोड, मान सिंह रोड, फलाना रोड, ढिमकाना रोड, और नहीं तो अंग्रेज शासकों के नाम पर रोड, जिन्होंने हमको लतियाया, जुतियाया, पटक पटक के मारा, उनके नाम पे भी रोड बनी और पूरे शानो शौकत से बनी। अरे भैया, आपको राजतंत्र से इतनी दिक्कत है तो आपने इन चीजों को क्यों किया? गुलामी के चिन्ह इन्हें पसंद है। जो जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर शासन किया वो चिन्ह इन्हें पसंद है, लेकिन जो हमारे गर्व के प्रतीक हैं उनसे इनको नफरत है। ठीक आनंद जी, ठीक मैं एक टिप्पणी प्रेम नारायण भाई से लूंगा। प्रेम नारायण भाई, संविधान की जब चर्चा होगी, सेंगोल और संविधान की चर्चा एक साथ खड़ी हुई, चूंकि चौधरी जी ने कहा कि सेंगोल हटा के संविधान लगाओ। अगर वो कहते संविधान की प्रति लगाओ तो कोई चर्चा ही नहीं होती, वैसी नहीं होती कहीं। एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। तो चूंकि आप लोग भी संविधान की बात कर रहे हो, आजकल आप लोग उसकी कॉपी भी साथ ही रखते हो, हमेशा एक प्रति छोटी संविधान की। भारत के ज्ञात इतिहास में, संवैधानिक भारत के इतिहास में, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, संविधान पर घोषित तौर पर, निर्णायक तौर पर प्रहार 1975 में हुआ, 25 जून 1975, ठीक, जिसका प्रतिकार 77 में भारत ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी को पुत्र समेत चुनाव हरा के, कांग्रेस को वनवास देके। उसका उल्लेख जब हुआ तो कांग्रेस सबसे ज्यादा नाराज हुई कि भाई इसका वो इमरजेंसी का उल्लेख क्यों? संविधान की चर्चा होगी तो इमरजेंसी की चर्चा तो होगी ना प्रेम भाई, नहीं? जब सेंगोल के साथ आप संविधान खड़ा कर रहे हैं तो संविधान की चर्चा जब होगी तो स्वाभाविक इमरजेंसी की बात होगी। आज राष्ट्रपति महोदया ने इमरजेंसी का जिक्र किया तो भी हमने देखा कांग्रेस नाराज है, कह रही भाई इमरजेंसी मत बोलो, उसको डिलीट कर दो, डिलीट मारो। क्या देश के इतिहास से ऐसे डिलीट होती हैं चीजें प्रेम नारायण जी? अमिताभ जी, मुझे ये लगता है जी कि आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में मैं जल्दी से आपकी तुलना में किसी को मानता नहीं हूं, और उसके बावजूद जब आपके जैसे स्तर का व्यक्ति कभी कभी मुझे डबाडोल लगने लगता है तो मुझे पता नहीं क्यों फिर कैसा लगता है कि किस दौर में जा रहे हैं। जब ये सामने बैठे हुए लोग अपने आप में नशे की स्थिति में महसूस होते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात है, वो लोग करते चैनल पे चले आते हैं जिन्होंने 52 साल राष्ट्रीय ध्वज को अपने मूल कार्यालय में नहीं लगाया, उनको उसको कभी स्वीकार नहीं किया, और वो राष्ट्रवाद की बातें करने के लिए चले आते हैं। हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, हम देश का विकास करेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, देश में इसके नाम पर रोड बना दिया। भैया, जो देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाकर के, आजाद हिंद फौज के खिलाफ जाकर के देश के युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने का दलाली का कार्य करता रहा हो जो आदमी, उसको तुम वीर चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में ढिढोरा पीटते हो और क्या बोलते हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। जिस देश में कांग्रेस का इतिहास कभी ये नहीं रहा कि किसी का अपमान करो, किसी के साथ भेदभाव करो, कांग्रेस का इतिहास रहा है इस देश के निर्माण में, इस देश के इतिहास में, इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में जिसका जो योगदान रहा है उसका सदैव उन्होंने उल्लेख किया। प्रेम भाई, लेकिन इमरजेंसी के उल्लेख से पूरी बात लेकर के आ रहा हूं, अब पूरी बात तो लेने दीजिए अमिताभ जी मुझे। आ रहे हैं आनंद भाई जी। अरे रुक जाइए दवे जी, रुक जाइए। अमिताभ जी आपकी पैरवी कर लेते हैं, बोल देते हैं काफी कुछ, सुन लो अब थोड़ा सा। उसके बाद जब बात संविधान की आई तो आनंद जी बड़े जोश और खरोश के साथ बोले संविधान महसूस करने की चीज है, संविधान को जगह जगह लगवा दो। मेरे भाई, तो क्या भगवान राम दिखावे की चीज है? उसके लिए तो पूरे देश में आपने बड़ा वो किया, हम ये करेंगे। आदरणीय है, प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में है, हृदय में है, फिर उसके नाम पर क्यों लगे थे लगातार राजनीति करने के लिए? लगातार क्यों रोना रो रहे थे? वो तो पुरातन सनातन का। सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो। तुमको देखो, तुमको ये आनंद भाई थोड़ा सा लाओ, गंभीरता लाओ, सुनो, आप उस चीज को समझो, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। बाकी आप नहीं सुनते हो तो जनता ने आपको सुनाना शुरू किया है, समझाना शुरू किया, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात कह रहा हूं,
अरे भाई, रोम रोम में तो उनके में से आपका मूल संगठन आरएसएस है। वो धोती कुर्ता की कल्चर था उस समय, फिर तुम्हारा हाफ पैंट कहां से आया था? आप लोग हिटलर के चेले हो यार, कहना चाह रहे हैं हिटलर के रोम रोम में आपके चेले हाफ पैंट तो चड्डा लेकर के कहां से आए? जहां धोती कुर्ता का कल्चर था हमारे देश में। आपकी देखिए, आप मिक्स हो और भारतीय संस्कृति के साथ कभी आपने कुछ नहीं कर पाया। ठीक, 1985 के काले राम के आकाश में ठीक, प्रेम जी रुकना होगा, आनंद जी रुकना होगा, दोनों को रोको, दोनों ये जवाबी कीर्तन जैसा मत करिए, रुक जाइए दोनों को। प्रेम भी आप भी, आनंद जी आप भी। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपातकाल के अध्याय को देश की स्मृति से मिटाया हटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब के अत्याचार थे इस देश में, क्या ये इतिहास से हट सकता? नहीं। इमरजेंसी भी नहीं हट सकती। और जो लोग संविधान के हरकारे बताते हैं कि हम लोग संविधान का हरावल दस्ता है, संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी एक फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी भी अब साथ रखते हैं हमेशा, उन लोगों को तो और भी चिंतन करना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी कांग्रेस ने। आशीष जी आपने देखा ही होगा, वो ना निगला जाए ना उगला जाए, कांग्रेस के साथ खड़े होकर इमरजेंसी के पक्ष में भी नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि मुलायम सिंह जेल में गए थे। नहीं, डीएमके और समाजवादी दोनों ने अलग कर लिया। आपने बोला भैया चुप रहो, उधर मुंह कर लो पीछे की तरफ है, इमरजेंसी के चक्कर में हम नहीं जाएंगे सब कांग्रेस के साथ, क्योंकि करुणानिधि भी जेल गए थे, मुलायम सिंह जी भी जेल गए थे। इसलिए वो विषय हमेशा रहेगा, और जब आप संविधान की बात करेंगे तो खैर रहेगा। रोहित जी वो कह रहे हैं कि भाई फलाने झंडा इतने साल नहीं फहराया, फलाने झंडा उतने साल नहीं फहराया, लेकिन मेरा प्रश्न ये कि मान लीजिए किसी ने झंडा फहराया नहीं फहराया, कब से फहराना शुरू किया, क्या इस विषय से इमरजेंसी की वैधता हो जाएगी? नहीं ना। इस देश के जनरल नॉलेज के चैप्टर में जब भी पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बंधक बनाया गया कब। ये सवाल आएगा, बच्चा वो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी किसी का ना हो, सामान्य बालक क्या इसका उत्तर लिखेगा? क्या उत्तर? यही उत्तर लिखेगा ना कि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सामान्य नागरिकों के अधिकार निलंबित रद्द करके आपातकाल लगा दिया थी। लिखना होगा कि नहीं? ये वहां पे सेंगोल लिख देगा। नहीं, देखिए अमिताभ जी, असल में जनरल नॉलेज ही तो कमजोर है विपक्ष की, क्योंकि जिन्होंने संविधान की हत्या की है 1975 में इमरजेंसी लगा के, जिन्होंने संविधान को लहूलुहान किया है, आज वो संविधान की कॉपियां लेके सदन के अंदर जा रहे हैं। वो भी वो संविधान की मूल कॉपियां लेके नहीं जा रहे हैं। कोई कह रहा है हम तो छोटा वाला लाए हैं, कोई कह रहा है हम तो बड़ा वाली कॉपी लाए हैं, है ना, इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं सिंगोल हटाओ और संविधान की कॉपी लगाओ। अरे भाई साहब, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, पुरानी संसद भवन का नाम ही संविधान सदन रख दिया गया है कि जाइए और उसमें देखिए भारत के गौरवान्वित इतिहास को। उसको मतलब आप पता नहीं कहां कंफ्यूज हैं। अरे कब तक कंफ्यूज रहेंगे? देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी दुर्दशा हो गई कि आज आप संविधान की हत्या करने वाले लोग आज आपस में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भैया संविधान की कौन सी कॉपी प्रतिलिपि लेके जानी है, और आप क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। अब तो भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चुनने की स्थिति में आ गए हो, और एक बार भी अखिलेश यादव जी की तरफ से आवाज नहीं उठी कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ है हमारा है, कम से कम हम ही को बना दो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब तब तो दिखाई पड़ता भाईचारा। जो चिल्ला रहे थे कि सबसे पुराने वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाओ, सबसे पुराने वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाओ, अरे तो कम से कम यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वाले को ही बना देते भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तब तो नहीं, राहुल गांधी जी बैठेंगे नहीं प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे ही बैठ ले। ठीक है, स्पीकर पर मैं बहुत ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा। प्रेम भाई आपसे एक उत्तर लूंगा, फिर आशीष जी के पास चलूंगा। वो सुरेश जी जो है ना प्रेम भाई, वो बड़े दुख, वो अवसाद में है। वो कह रहे जब हमें लड़ाना नहीं था, डिवीजन नहीं मांगना था, हम हारते, डिवीजन तो कराते, तो हमारा पर्चा क्यों भराया? नहीं, जगहसाई कराई। जब उनके लिए डिवीजन ही नहीं मांगना था आपको, तो पर्चे नहीं भराना चाहिए था, ये हो ही जाते। पर्चा भरा के बोले वीर तुम बढ़े चलो, चढ़ जा बेटा,
भला करेंगे राम, वो चढ़ गए। आपने डिवीजन नहीं मांगा। अभिषेक बनर्जी तृणमूल के महासचिव, ममता जी के सगे भतीजे, उनने कहा और डीएमके ने कहा कि डिवीजन क्यों नहीं मांगा कांग्रेस ने। अब ये तो कांग्रेस ही बताए किस डर से डिवीजन नहीं मांगा। लेकिन ये सुरेश जी के लिए न्याय नहीं है, के प्रति न्याय नहीं है। जिसको आपने सजा संवार के आगे किया कि भर दो फार्म, हम भाई पीछे बोले भरो फार्म, हम देखते हैं, डिवीजन ही नहीं मांगा। इतिहास में दर्ज तो होता कि वे हारे, मत तो लिखे जाते। उससे पहले आप ये कह रहे थे कि स्पीकर के चुनाव में देखना खेला हो जाएगा। खैर आशीष जी, मुझे लगता है इमरजेंसी सेंगोल से ज्यादा आपके लिए असहज करने वाली स्थिति है। प्रेम भाई, आशीष जी, असहज स्थिति है इमरजेंसी, ना उगली जाए ना निगली जाए। नहीं, अमिताभ जी, वो दौर जो था ना, कहीं देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया उस टाइम पे जो किया, वो तो सही, कोई भी ठहरा नहीं सकता कि वो सही किया। और ये भी देखिए कि उसके बावजूद वो बाद में जीत करके फिर आ गई थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छवि जैसे भी है सुधारी, लोगों के बीच गई, और उसके बावजूद कुछ वर्ष बाद वो फिर दोबारा जीत के आई थी। तो यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और वही संविधान जिसकी प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, ये सब उसी के चलते ये संभव होता है। एक लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, और जनता अपनी राय रखती है। और अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को भी बताना चाहूंगा कि हमारे बस में नहीं होता कि हम इस परिवार से भेज दें किसी को भी संसद में जो भी जाता है उसको जनता ही भेजती है। हम तो टिकट दे सकते हैं, भेज नहीं सकते। भेजने वाली जनता है, तो अगर जनता भेजती है तो उसका सम्मान रखना चाहिए। प्रेम नारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह दिए, फिर आनंद जी के पास जाऊंगा, समय कम जी। पहली चीज तो मैं आज बड़ा विस्मय में हो गया अमिताभ जी, बड़ा विस्मय में, चूंकि रोहित भाई के साथ मैं कई डिबेट में बैठा हूं, और मुझे ये लगता था ये बहुत अच्छे व्यक्ति, आरएलडी मतलब एक शिक्षित व्यक्ति को डिबेट में बैठाती है, पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन जब से ये इंडिया गठबंधन से निकल के भागे हैं, इनका एकदम अवसाद से ग्रसित हो गई, ये भूल गए सब, पढ़ाई लिखाई इनकी खत्म हो गई। रोहित भाई, आप घर पे जाना पढ़ना, या अमिताभ जी का नंबर ले लो, ये आपको बता देंगे, इनका जीके बहुत मजबूत है। आपको पता है सदन में विपक्ष की नेता की भूमिका के लिए कम से कम 10% सांसद होने वाली जो वो मानक होता है, ठीक है ना? अरे सुन लो, अब सुन लो, पूरी बात सुन लो, पार्टी के बेस पे होता है। मुझे पता है कि अन्य बातों की श्रेणी में बैठ करके, सुन लो यार, सुन लो। अरे मुझे पता है, रोहित भाई अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, उनकी बात आ जिसने तुम उनके साथ चले गए तो स्थिति तो खराब तुम्हारी होनी ही है, जिसने पीटा उसके साथ जाओगे तो यही स्थिति होगी। पार्टी के साथ, सुनिए, पार्टी के हिसाब से होता है, नेता विपक्ष सेकंड जो पार्टी होती है उसको मिलता है। काहे साथ में आते, क्यों शीशा लेकर करवाते हो? एक बड़े चैनल पर बैठे हो, पूरा देश में बड़ी रीच सुनती है, लोगों को मानते हैं, रोहित अग्रवाल जी होशियार आदमी है। आप ऐसी बातें करते हो, आदमी कहेगा तो कुछ भी नहीं जानता है, कैसे बात कर रहा है। और सुनो, ये तोड़ फोड़ का काम जो आपका है ना, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, इंडिया परिवार में ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है। चाहे वंशवाद की बात करो, ठीक है प्रेम नारायण जी, आगे बात, आगे अच्छे से आगे बात, ठीक। अब आगे एक बात पर एक छोटी सी मैं अपनी जानकारी से टिप्पणी करूं, फिर आनंद जी के पास जाऊंगा। कि प्रेम भाई ने कहा कि जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास 10% का हिस्सा होता है कुल सदस्यों का, वो नेता विपक्ष होता है। ये बिल्कुल ठीक पर बात उन्होंने बताई, नियमावली यही है। लेकिन जिसके पास 10% हैं, वो चाहे तो खुद का क्लेम हटा के अपने किसी पीछे खड़े व्यक्ति को आगे कर सकता है। इसलिए वहां पर टेक्निकली रोहित गलत नहीं है, ठीक। वो अवधेश, एक मिनट भाई, अब भाई अंताक्षरी थोड़ी ना है मित्र, वो चाहते तो अवधेश प्रसाद को भी कर सकते थे लोकसभा का विपक्ष का नेता,
कांग्रेस को चिट्ठी लिखनी थी, बहुत सरल बात है। अब फिर बात तो वहां भी आएगी कि जब पीडीए है तो अखिलेश जी कम से कम समाजवादी पार्टी, पार्लियामेंट्री समाजवादी पार्टी के जो संसदीय दल है उसमें ही अवधेश बाबू को बना देते, जिनको राजा अयोध्या निरूपित किया उनको कम से कम संसदीय दल का नेता तो बना देते। नहीं, आशीष जी इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं लगना था, उनका भी थोड़ा रुबाब बढ़ जाता, मिल्कीपुर जाते तो वहां जय जयकार होता, बोले भैया नेता हो गए। नहीं, और अखिलेश जी की एक चिट्ठी से बन जाता। आशीष जी इसमें तो कुछ अलग से जामन भी नहीं डालना था दही जमाने के लिए, नहीं। और पीडीए का आपका नारा सुर्खरू हो जाता, पासी समाज का नेता समाजवादी पार्टी के संसदीय दल का नेता हो जाता, तो एक मैसेज नहीं जाता बड़ा। खैर चलिए, आनंद जी भाई वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी की बात अलग है, और समाजवादी पार्टी में कल अखिलेश जी ने कह दिया कि पुरानी जख्म कहां तक को रह देंगे। लेकिन ये भी ठीक है, सपा और द्रमुक दोनों के लिए इमरजेंसी का जिक्र उनको असहज करता है, क्योंकि दोनों के संस्थापक जेल में रहे, करुणानिधि भी और इन मुलायम सिंह यादव भी। वो करे संविधान की बात करो लेकिन इमरजेंसी का क्लॉज का जो चैप्टर है उसको डिलीट मार दो, जैसे नहीं होता फोन में कंप्यूटर में डिलीट मार दो। फॉर्मेट जी देखिए अमिताभ जी, वो है ना कि वो चाहते हैं रोशनी सलामत बनी रहे लेकिन दिए से खेलने की छूट भी रहे, यही वही वाला बात। अब इनको देखिए ये क्या कहते हैं, कांग्रेस अभी ये प्रेम नारायण जी इनसे पूछे देश को कितने आजाद कराया, कहेंगे हमने कराया, नेहरू जी ने कराया, नेहरू जी ने। मोदी इनसे पूछे देश को किस, मोदी नहीं है इस देश में, लाखों लोगों ने कराया भाई। अरे सुन लीजिए भाई साहब, अरे आप अभी तो हमको ज्ञान दे रहे थे कि चुप हो जाइए, फिर आप उनकी बात आ जान दो। हाँ जी जी, तो अभी ये बताएंगे कि नेहरू जी ने कराया, कांग्रेस पार्टी ने कराया, फिर इनसे पूछिए देश का बंटवारा किसने कराया तो कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं कराया। फिर इनसे और पूछिए, यानी कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जब भी जिम्मेदारी लेने की बात होती है भाग के खड़े हो जाते हैं। ये हकीकत है कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्यार है, सत्ता की भूख है, और इस सत्ता के भूख के लिए कांग्रेस पार्टी देश को भी बांट सकती है, इमरजेंसी भी ला सकती है, और समाज में नफरत और जहर भी फैला सकती है, झूठ भी बोल सकती है। और इसके लिए ये संविधान की कॉपी लेकर संसद में जाने का दिखावा भी कर सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि संविधान को सबसे ज्यादा बार संशोधित करने बदलने का काम इन्होंने किया, संविधान की मूल प्रस्तावना में संशोधन करने का काम इन्होंने किया, और नागरिक अधिकारों को नीचे करके उसके ऊपर राज्य को ऊपर करने का काम भी कांग्रेस पार्टी। ठीक है आनंद भाई, आ गई बात, आ गई आनंद जी, ये बात आ गई, समय कम है। संविधान की बड़ी चर्चा है आजकल, हर महफिल में संविधान पर बहस हो रही है। एक चीज मुझे भी याद आती है, 85 बार निर्वाचित सरकारें, जनमत से चुनी हुई सरकारें बर्खास्त हुई दिल्ली से। सबसे पहली सरकार मालूम किसकी बर्खास्त हुई थी? नंबूदरी-पाद की, वामपंथियों की। आज वामपंथी भी इधर है, ठीक है, लेकिन क्या इस सच से हम इनकार कर सकते हैं? हम नरेंद्र मोदी से सहमत हूं असहमत हूं अलग बात है, लेकिन क्या हम इससे, सच से, इस आंकड़े से इनकार कर सकते हैं कि बीते 10 वर्ष के भारत के शासन में, जिसको हम मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल कहते हैं, उसमें एक भी राज्य में जनता के द्वारा चुनी हुई निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, नॉट इवन ए सिंगल वन। आशीष बाबू, ये छोटी बात है क्या? वरना हर साल 5-7 सरकारें बली हो जाती थी, हर 3 महीने पे एक सरकार जिवह हो जाती थी, जिवह। आपको तो याद है ना, प्रेम भाई को भी याद होगा।
सबसे पहली तलवार तो वामपंथियों की सरकार में चली थी। उसके बाद कितनी सरकारें बर्खास्त हुई ना। लेकिन यह भी सच है कि 10 वर्ष में कोई सरकार जनता के जनादेश को कुचलने की कोशिश दिल्ली से नहीं हुई कि कोई सरकार बर्खास्त कर दी, बोले हटाओ अब यहां राष्ट्रपति शासन चलेगा, नहीं। दूसरी एक बात, सेंगोल को अवमूल्यित करने की कोशिश तब हुई, वहां से शुरू हुई जब इलाहाबाद के राजकीय संग्रहालय में इसका डिस्क्रिप्शन ये लिखा दिया गया कि ये वॉकिंग स्टिक है। इससे ज्यादा घृणित कोई बात हो सकती है क्या? क्या पंडित जी ने वॉकिंग स्टिक रिसीव की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद के राजनेता ने भारत की स्वतंत्रता के सूर्योदय से पूर्व संध्या पर क्या एक वॉकिंग स्टिक ली थी इतने विधि विधान के साथ? इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया गया, ये घूमने की छड़ी है। अरे 10-10 रुपया में मिलती है घूमने की छड़ी भाई। घूमने की छड़ी हाथ में लेने के लिए कोई जुलूस होता है? उसके लिए कोई राजगोपालाचारी जैसा व्यक्ति लगाया जाता है? उसके लिए गांधी जी जैसे व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं? नहीं ना। घूमने की छड़ी तो वो किसी को बोल देते पंडित जी, एक नहीं 100 आ जाती। ये किसने किया कि घूमने वाली छड़ी है? ये किसने अभद्रता की? ये सत्य, निष्ठा और धर्म का प्रतीक है। और जिनको धर्म से एलर्जी है उनके लिए मैंने 2 उदाहरण दे दिए लार्जर देन लाइफ। भारत की लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा था पुराने भवन में धर्म चक्र प्रवर्तनाय, और सुप्रीम कोर्ट का सूत्र वाक्य है यतस् धर्मो ततस् जयो, जहां धर्म वहां जय। अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर सिर मारेंगे? नहीं ना। संविधान की मूल प्रति पर जब दस्तखत हो रहे थे तो संविधान सभा में जो लोग थे उनने उस पर दस्तखत किए। पंडित जी, राजेंद्र बाबू से लेके सब लोग। उसमें जो चित्र बने थे हाथ से बने थे, वो हाथ की चित्रकारी थी। उसमें भारत के सारे आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतीक थे कि नहीं थे, जिनसे आज अगर वो पार्लियामेंट में लग जाए तो आपत्ति हो जाएगी। बोले इसको क्यों लगा रहे हो? बोले भाई हनुमान जी का फोटो यहां क्यों लगा रहे हो? है देश संविधान से चलेगा, हनुमान से नहीं। ऐसे बोलने वाले आ जाएंगे कि नहीं? और संविधान में ही हनुमान जी का चित्र है। लेकिन अभी लग जाए तो आप कहोगे कि गजब है, देश हनुमान जी से चलेगा? नो, संविधान से चलेगा। मैं इतना ही कह रहा हूं, संविधान में तो है चित्र। तब कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस उल्लेख आया, प्रेम भाई ने किया, हां याद आ गया। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि नेताजी और जवाहरलाल जी का रिश्ता क्या रहा, उसमें कैसे कैसे कहां कहां कटुता आई और कहां कहां, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। ना हम बदल सकते ना आप। जवाहरलाल जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो नेताजी की क्या टिप्पणी थी मैं दोहराऊंगा नहीं, मुझे स्मरण में है, मुझे गूगल नहीं देखना, मैं टिप्पणी मेरे जहन में है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। मैं आज की बात कहता हूं। दशकों तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पे जहां थी, जिस कैनोपी के नीचे, वो मूर्ति तो हट गई। दशकों तक भारत की सरकार ये साहस नहीं जुटा पाई, प्रेम भाई उसमें सबसे ज्यादा आपकी सरकार रही, कि इस कैनोपी में जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, आजाद भारत में नेताजी की मूर्ति लगाई, सुभाष चंद्र बोस की। वो भारत के मन पर राज करने वाले व्यक्ति हैं। वो कब लगी? नेताजी की आदमकद प्रतिमा, ग्रेनाइट की एक शिला की प्रतिमा, अद्भुत, वो कब लगी? जो किसी एंगल से आप इंडिया गेट घूमिए नेताजी की प्रतिमा दिखेगी। वो कब लगी? ये काम जवाहरलाल जी के समय में नहीं हो सकता था, इंदिरा जी के समय में नहीं हो सकता था, राजीव जी के समय में नहीं हो सकता था, मनमोहन सिंह के समय में नहीं हो सकता था, नरसिंह राव जी के समय में नहीं हो सकता था।
हो सकता था ना? क्या जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस 2014 में आए थे? आपने प्रतिमा लगा दी होती तो भारत का मन उल्लसित हो गया होता। नहीं लगाई। वहां भी संविधान का लोचा था कुछ, वहां भी कोई संविधान का मसला था इसलिए नहीं लगाई मूर्ति? नहीं ना। नेताजी तो सेकुलर कम्युनल का कोई मामला उन पर लागू नहीं होता था। वो तो अयोध्या आंदोलन में भी नहीं थे कि चलो इसलिए नहीं लगाई। फिर क्यों नहीं लगाई? ये सवाल हैं जो चुभते हैं। और राजा की बात आई। राजाओं के नाम पर शहर और स्थान और मार्ग इस देश में भरपूर रहे कि नहीं रहे? मुगल का कोई नहीं बचा, चिंटू पिंटू तक बादशाह, जिसके नाम पर दिल्ली में सड़क नहीं बना दी? क्या रंगीले शाह रंगीले ही छूट गए, बाकी सबके नाम पे बना दी सड़कें। फिर इस सेंगोल से इसलिए बोले राजशाही है। अच्छा जी, मैंने शुरुआत में कहा था अशोक की लाट कनखल के किसी आश्रम से आई थी क्या? नहीं ना, नहीं ना। अशोक की लाट कहां से आई थी? वो कनखल से कहीं से बन के आई थी? नहीं ना। वो भारत के एक महान राजा की शासकीय मुद्रा थी, मोहर, जिसको भारत ने अपनी मोहर बना लिया। आशीष जी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी संविधान विरोधी हो गया क्या? जो आक्रांता थे, भारत में राज कर रहे थे, उनके गले में माला फूल और चोल वंश के इस प्रतीक चिन्ह पर आपत्ति। बोले अकबर के नाम पर रहे मामला ठीक है, औरंगजेब रोड ठीक है, हुमायूं रोड बोले ठीक है, बाबर रोड ठीक है। मैं तो दिल्ली में घूमता हूं, देखता हूं कोई मुगल बचे नहीं, सबके नाम पर भारत सरकार ने कुछ ना कुछ बना दिया, बोले जाओ आनंद लो। लेकिन भारत के महान साम्राज्य चोल वंश का यह प्रतीक चिन्ह जो धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है, उस पर आपत्ति। इसको खूबसूरत बात के ढंग से भी रखा जा सकता था प्रेम भाई, कि सेंगोल लग गया, अच्छी बात है, एक संविधान की प्रति भी लग जाए तो बात बढ़ती नहीं। बड़े मन से बड़ी बात होनी चाहिए, छोटे मन से बड़ी बात नहीं होती। सेंगोल से भी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, मन जुड़ा है, उससे बचना चाहिए। ऐसा टकराव क्यों? लोकतंत्र तो टकराव उससे बचने का रास्ता है, सहमति का, संवाद का रास्ता है, टकराव का नहीं कि ये हटाओ और ये लगाओ। और संविधान की प्रति लगे तो ये मैं चाहूंगा कि इस मूल प्रति लगनी चाहिए, मूल प्रति के चित्र लगने चाहिए, ताकि नई पीढ़ी के लोग जो वहां जाएं, इसमें सांसद भी हैं, वो जान पाए कि भारत के मूल संविधान में कौन कौन से चित्र शामिल थे। ये जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि सेंगोल पर कोई टिप्पणी करने से पहले, कोई विवाद खड़ा करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस महान प्रतीक को इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़े कद के राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ स्वीकार किया था। उस मर्यादा का ध्यान रखिए। जो लोग आज सेंगोल पर आपत्ति जता रहे हैं, वो लोग जवाहरलाल नेहरू, परोक्ष रूप से क्या जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा यतस धर्मो ततस जयो। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का सूत्र वाक्य हो सकता है तो सेंगोल लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता? अगर स्पीकर के आसन के ऊपर पुराने संसद के भवन में लिखा हो सकता है धर्मचक्र प्रवर्तनाय, तो सेंगोल लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता? ये विवाद का विषय नहीं, ये आनंद का विषय है, समाधान का विषय है। धन्यवाद।